नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का एग्जाम टॉपर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप ग्रुप डी दे रहे हो, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर कोई भी एग्जाम, ये हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। और ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है। इस सवाल में कहा गया है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए सवाल में क्या दे रखा है, 10% कम कर दिया गया किसी सामान का दाम, अब वापस उस दाम पे लाना है तो कितना वृद्धि करना होगा। इस सवाल को हम 100 मान के बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। कैसे मानेंगे 100? देखिए मान लीजिए वस्तु की कीमत कितनी थी, मान लीजिए 100 रुपए की कोई वस्तु थी। क्या कहा गया है, मूल्य में 10% की कमी की गई है। तो अगर आप 100 में 10% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा। सबको पता है 100 का 10% 10 होता है। तो जब 100 में हम 10% की कमी कर देंगे तो मान लीजिए नए सामान का दाम कितना हो जाएगा, 90 रुपए हो जाएगा। अब पूछा गया है पुराने मूल्य में लाने के लिए कितना वृद्धि करना होगा। कितना वृद्धि मतलब देखिए ऑप्शन में परसेंटेज में है, कितने प्रतिशत की वृद्धि आपको करनी होगी। तो यहां देखिए 90 रुपए का सामान है, अब आपको क्या करना है, पुराने मूल्य पे ले जाना है। तो पुराना मूल्य कितना था, पुराना मूल्य 100 था। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे 90 में कि वो 100 हो जाएगा। तो यहां देखिए, यहां देखेंगे कि आप 10 की वृद्धि करनी है। कितने की वृद्धि करनी है, 10 की। लेकिन ये 10 की वृद्धि किस पे होगी, ये 10 की वृद्धि आपकी होगी 90 पे, ना कि 100 पे। तो जब आप 10 की वृद्धि 90 पे करेंगे तो ये 10 की वृद्धि होगी 90 पे। अब आपको बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप अब ये देख लीजिए 10 जो है 90 का कितना प्रतिशत है। तो 10/90 गुणे में 100 कर लेंगे तो ये 10 जो है 90 का कितना प्रतिशत है आ जाएगा 100/9। कितना प्रतिशत हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 सही 1/9%। मतलब आपको जो घटे हुए दाम है जो कि 90 रुपए है, अगर आप इसमें 11 सही 1/9% की वृद्धि कर देंगे तो दाम कितना हो जाएगा, वापस से जो 100 रुपया था या फिर पुराना मूल्य कहिए उस पुराने मूल्य में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो कहते हैं कि 10% कम किया गया है तो 10% की ही वृद्धि कर देंगे तो फिर से पुराना मूल्य वापस आ जाएगा। लेकिन देखिए आप क्या करेंगे, जैसे 10% का आप अब 90 पे जब 10% की वृद्धि करेंगे तो 90 का 10% कितना हो जाएगा, 90 का 10% जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, 90 का 10% हो जाएगा 9। तो क्या 90 में 9 रुपए की वृद्धि करके देखिए वो 100 हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इसमें क्या करना होता है, बस एक चीज का ध्यान देना होता है कि जो आप बढ़ा रहे हैं ना, तो ये अब वृद्धि 100 पे ना होके जो बदला हुआ मूल्य है, घटा हुआ मूल्य है, उस पे होगा। जैसे कि यहाँ पे 90 था तो जो 10 रुपए की वृद्धि हो रही थी वो 90 पे हो रही थी, और परसेंटेज भी जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो 90 पे कर रहे थे। तो ये था हमारा पहला सवाल। इसमें जैसे क्या होता है कि इसमें यहाँ पे दी गई है कमी की गई है, कई सवाल में ऐसा भी आ जाता है कि यहाँ पे वृद्धि की गई है। तो उन सवालों को भी हम 100 मान के बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये मेथड सबसे आसान है और सबसे बढ़िया मेथड है। तो आप 100 मान के करिए, आपके हर सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। देखिए ये रहा दूसरा सवाल। यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना लेते हैं तो 100 मीटर लंबी दीवार 18 अच्छा 100 मीटर लंबी दीवार कितने व्यक्ति 18 दिन में बनाएंगे। ठीक है, क्या कहा गया है, 72 मीटर लंबी दीवार 280 मीटर लंबी दीवार 72 व्यक्ति 21 दिन में बना रहे हैं। तो 100 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, एक फॉर्मूला है उससे ये सवाल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, m1 गुणे d1 बट्टे में w1 बराबर में m2 गुणे d2 बट्टे में w2। ठीक, यहां देखिए क्या होता है, m1 क्या होता है, कितने व्यक्ति हैं, m1 क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या। d1 क्या होता है,
कितने दिन लगा रहे हैं और W1 कितना कार्य कर रहे हैं। सेम इधर M2 मतलब दूसरे केस में कितने व्यक्ति है, D2 दूसरे केस में कितना दिन लग रहा है, और W2 मतलब दूसरे केस में कितना ये लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखिए, M1 की जगह आप क्या कर दीजिए, 72 डाल दीजिए। अच्छा, और D1 मतलब कितने दिन ये लोग लगा रहे हैं, ये लोग 21 दिन का समय लगा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं, तो काम ये 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे दूसरे केस में क्या कहा गया है, M2 दूसरे केस में व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछी गई है, M2 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक, अच्छा, D2 की जगह पे क्या लिखेंगे, डे 2 मतलब डे, दूसरे केस में आपका दिन कितना है, दूसरे केस में आपको कहा गया है 18 दिन में बनाना है। कितने दिन में बनाना है, 18 दिन में। दूसरे केस में आपको यहाँ पे D2 की जगह 18 लिख दीजिए। अच्छा, अब W2 बच रहा है, तो W2 में क्या लिखेंगे, 100 मीटर लंबी दीवार बनानी है। W2 दूसरे केस में कितना काम है, आपको यहाँ पे 100 मीटर लंबी दीवार बनानी है। W2 की जगह पे क्या लिख दीजिए, 100 लिख दीजिए। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा, आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बताता हूं। आप क्या करिए, सारे यहां से जो नंबर है इसको उठा उठा के इधर ले आइए। तो 100 जब यहां से उठेगा तो यहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। 18 जब यहां से आएगा तो यहां आके हो जाएगा गुणे 18। चलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूं, कैसे हो जाएगा, 72 गुणे 21 गुणे 100 बट्टे में 280 गुणे 18। ठीक है, इसको काट लीजिए, बिल्कुल इजीली कट जाएगा। पेपर में भी आता है सवाल तो ये बिल्कुल ऐसे ही इजीली कट जाता है। कैसे कटेगा, 18 से काट लीजिए, 18 चौक 72। ठीक, अच्छा, जीरो से ये वाला जीरो काट दीजिए। ठीक, 4 सते 28, और 7 से ये आपका कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। 3 यहाँ और गुणे 10 मतलब 30 लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या होगा, 30 लोग होंगे तो 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार को बना सकते हैं। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, फॉर्मूला लगाया हमने, आंसर आ गया। तो चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तीसरा सवाल। तो देखते हैं तीसरा सवाल हमारा क्या है। देखिए, ये रहा तीसरा सवाल। 20 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। कितना ले रही है, 55 सेकंड। स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पुल की लंबाई बतानी है। क्या बताना है, पुल का लंबाई। देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन है, ट्रेन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है। स्पीड कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अच्छा, एक टाइम भी दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 55 सेकंड। ठीक है, 55 सेकंड आपको दे रखा है। अच्छा, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, बेसिक फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस गुणे में टाइम। चाल बराबर दूरी बट्टे में समय। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक चाल भी दे रखा है, स्पीड ट्रेन का दे रखा है। यहाँ पे पुल तो चलेगा नहीं, चलेगा सिर्फ ट्रेन, तो ट्रेन का स्पीड पता है। और ये भी दे रखा है पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है, टाइम भी पता है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि 55 सेकंड में ट्रेन कितना दूरी तय की। 55 सेकंड में कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस बराबर यहाँ पे देख रहे हैं स्पीड गुणे में टाइम। स्पीड गुणे में टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। मतलब स्पीड कितना है, 36। अच्छा, एक और चीज है, 36 यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दे रखा है, टाइम आपको सेकंड में दे रखा है, और डिस्टेंस आपको सारा मीटर में दे रखा है। तो ऐसे केस में सबसे पहला काम करते हैं, स्पीड को हम बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। चलिए देखते हैं कैसे बदलेगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं स्पीड को। गुणा करके देखिए, 18 दूना में 36, 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 10। मतलब स्पीड क्या है ट्रेन की, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, स्पीड की जगह में 10 पुट कर दीजिए, टाइम कितना लग रहा है, 55 सेकंड। तो आपको पता चल जाएगा 55 सेकंड में इस स्पीड से ट्रेन कितनी दूरी चली है। तो कितनी दूरी चली है, 550 मीटर। 550 मीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन इस स्पीड से 55 सेकंड में। अब यहां पे आपको बताना है पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये आपका पुल है, ठीक, ये क्या है आपका पुल।
इसको ट्रेन पार करेगी। मान लीजिए ये आपकी रही ट्रेन, ये आपकी ट्रेन रही, ये ट्रेन इस पुल को पार करेगी। तो ट्रेन पुल को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी? तो ट्रेन पुल को पार करने में क्या करेगी, एक तो पुल की दूरी पहले पार करेगी, यहां से पुल की दूरी पार करेगी, उसके बाद अपनी इस लंबाई को भी पार करेगी, तब जाके ट्रेन इस पुल को पूरा पार करेगी। मतलब कितना, पुल का जो लंबाई होगा, मान लीजिए x प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। मतलब अगर ये x प्लस 200 मीटर चलेगी तो ये इस पुल को पार कर जाएगी। पुल की लंबाई यहाँ पे हम x माने हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या दे रखा था, 55 सेकंड का समय लेगी और स्पीड भी पता था। तो हम देख लिए इतने में कितना दूरी तय कर रही है, इतने समय में, और इस स्पीड से 550 मीटर की दूरी तय कर रही थी। तो 550 मीटर में ही क्या है, 550 मीटर ही है जो इसमें पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई शामिल है। तो x प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा, 550। तो यहां से हम x निकाल लेंगे, कैसे, 550, और यहां ये प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, -200। तो x जो कि पुल की लंबाई थी कितना आ जाएगा, 350 मीटर। बिल्कुल इजी सवाल, कुछ नहीं था। पहले हमने देख लिया 350 मीटर, पहले हमने देख लिया क्या स्पीड था, कितने समय तक चली, तो उस स्पीड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसमें कुछ पुल की लंबाई थी, कुछ ट्रेन की लंबाई थी। ट्रेन की लंबाई दे रखा था 200 मीटर, तो जो बच गया, जैसे 550 मीटर में 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है और बाकी का जो बचा 350 मीटर वो आपकी पुल की लंबाई है। आपसे क्या पूछी गई थी, पुल की लंबाई। तो यहाँ पे आपने देखा बिल्कुल इजी, एक बेसिक फॉर्मूले से ही पुल की लंबाई निकल गई। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, ये रहा हमारा अगला सवाल। क्या दे रखा है, यदि अंडर रूट 2 का पावर n बराबर 64 है तो n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है। देखने में सवाल बहुत ही इजी तो नहीं लग रहा होगा, बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ही इजी। देखिए ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। क्या दे रखा है, अंडर रूट 2 का पावर n बराबर 64, ठीक। n की वैल्यू निकालनी है। एक चीज अगर आपको पता हो, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इधर अंडर रूट है, पहले हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटाएंगे। अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा। देखिए कैसे, 2 का पावर n अंडर रूट में है, आप इधर भी स्क्वायर करिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कहते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करिए, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट अब हट जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 का पावर n बच जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, 64 का पावर 2। अभी आप इसको स्क्वायर मत करिएगा, अभी आप इसको रोक लीजिए, अभी मैं बताता हूं कब इसको स्क्वायर करना है, कैसे करना है। देखिए 2 का पावर n बराबर कितना हो गया, 64 का पावर 2। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम 2 के पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए 2 का पावर 6 जो होता है, 2 का पावर 6 बराबर होता है 64। आपको मैं बता देता हूं कैसे होता है। देखिए लिखिए 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 6 बार 2 को गुणा करिए, करके देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। तो 2 का पावर 6 बराबर कितना आया, 2 का पावर 6 बराबर आ गया आपका 64, ठीक। तो अब 64 की जगह पे आप क्या पुट कर दीजिए, 2 का पावर n बराबर 64 की जगह पे हम पुट कर देंगे 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 और यहाँ पे हो जाएगा पावर 2। अब इसमें क्या होता है, जो ये ब्रैकेट के बाहर पावर होता है ना, वो ऊपर वाले पावर से अंदर वाले पावर से सीधा सीधा गुणा हो जाता है। तो अब आप इसको इससे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 का पावर n बराबर 6 गुणे 2 हो जाएगा, 2 का पावर 12। अब यहां देखिए बेस में 2 है, इधर n है, इधर 12 है, दोनों चीज को आप कंपेयर कर लीजिए। तो दोनों चीज को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका n हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, n बराबर 12। बिल्कुल इजी, कुछ नहीं करना था, बहुत छोटा सवाल होता है, टाइम टेकिंग भी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। क्या किए, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर का क्या फायदा हुआ, स्क्वायर का फायदा हुआ कि ये अंडर रूट हट गया, ठीक। 2 का पावर n हो गया, इधर 64 हो गया, इसको हमने 2 के पावर के फॉर्म में लिख लिया 64 को। कितना हो गया, 2 का पावर 6। अच्छा ये स्क्वायर था, इसमें क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर पावर होता है अंदर वाले पावर से नॉर्मली गुणा हो जाता है। कितना हो गया, 2 का पावर 12।
दोनों को कंपेयर कर लीजिए, कितना आ गया, n बराबर 12 आ गया, और यही था हमारा सही उत्तर, n बराबर 12। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा अगला सवाल, जो कि 5वां सवाल है हमारा। क्या दे रखा है, x और y दो पाइप क्रमशः 24 एवं 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे का समय लगे। देखिए, सबसे पहला इसमें काम क्या करते हैं, इसमें देखिए क्या करते हैं, जैसे क्या दे रखा है, टैंक x जो है 24 घंटे में भर रहा है और y आपका भर रहा है 32 घंटे में। बिल्कुल बेसिक एलसीएम मेथड, टाइम एंड वर्क में भी आपने पढ़ा होगा, इससे पहले भी मैं वीडियो बनाया था, उसमें भी सिखाया था। अब मान लीजिए क्या कह रहा है, एक्स पाइप 24 घंटे में भर रहा है, वाई पाइप आपका 32 घंटे में भर रहा है किसी टैंक को, तो टैंक की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी, तो टैंक की कैपेसिटी हम मान लेंगे। और मानते कैसे हैं, आपने देखा होगा, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 24 और 32 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 24 और 32 का एलसीएम आ जाता है 96। तो मान लेंगे, अब ऐसा आप मान लीजिए कि हमारे टैंक की जो कैपेसिटी है 96 लीटर की है। मान लीजिए आपका टैंक कितने का है, 96 लीटर का। तो 96 लीटर का टैंक कितने देर में भर रहा है, एक्स इसको भर रहा है 24 घंटे में। अगर एक्स मान लीजिए 24 घंटे में 96 लीटर पानी दे रहा है, तो एक घंटे में कितना पानी दे रहा होगा, एक घंटे में ये 4 लीटर के करीब पानी दे रहा होगा। ये एक बेसिक मेथड होता है, यहाँ पे लोग यूनिट भी मानते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में करेंगे तो इसको यूनिट मान के चलते हैं। यहाँ पे हम क्या मान ले रहे हैं, 96 लीटर का टैंक है, 24 घंटे में भर रहा है पाइप एक्स, मतलब एक घंटे में ये 4 लीटर पानी दे रहा होगा। ठीक उसी तरह से 32 घंटे में जब 96 लीटर का टैंक भर रहा है वाई, तो एक घंटे में कितना पानी दे रहा होगा, एक घंटे में ये 3 लीटर के करीब पानी दे रहा होगा। ठीक, 4 3, इसको हम इसका एफिशिएंसी भी कहते हैं। जैसे टैंक एक्स का नल एक्स का एफिशिएंसी है 4 और वाई का है 3। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कितने समय पहली पाइप मतलब एक्स को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे। यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है एक्स को बंद करना है, इसको आपको बंद करना है कुछ समय बाद, और ये वाई जो है ये पूरा चलता रहेगा, एक्स बंद हो जाएगा वाई चलता रहेगा। और दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, टैंक 16 घंटे में भरेगा, 16 घंटे में टैंक भरेगा। इसका मतलब यह है कि जो वाई आपका पाइप है ये पूरा 16 घंटे तक चलेगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए एक घंटे में ये 3 लीटर पानी दे रहा हो, एक घंटे में पाइप वाई 3 लीटर पानी दे रहा हो, तो 16 घंटे में कितना पानी देगा, 16 घंटे में कितना पानी देगा, 16 घंटे में 3 को 16 से गुणा कर देंगे तो पता चलेगा 48 लीटर का पानी, 48 लीटर पानी देगा। मतलब 16 घंटे में 48 लीटर पानी दिया होगा, मतलब 96 लीटर के टैंक में 48 लीटर पानी किसने दिया, 48 लीटर पानी दिया आपके वाई ने। तो कितना बच गया, तो जब 96 में से जब आप 48 घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 48 लीटर बच गया। अब ये 48 लीटर पानी इसमें कौन भरा होगा, 48 लीटर ये पानी भरा होगा यहाँ पे एक्स, और x एक घंटे में कितना पानी भर रहा है, x एक घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है। तो 48 लीटर पानी भरने में x को कितना समय लगा होगा, 48 लीटर पानी भरने में x को लगा होगा आपका 12 घंटा, 12 चौक 48, 12 घंटे का समय लगा होगा, 12 घंटे का। ठीक है, इसका मतलब y आप चलाइए 16 घंटे तक और x को चलाइए 12 घंटे तक। मतलब क्या करिए आप, x को पूछा गया है किस समय बंद कर देना चाहिए, किस समय बंद कर देना चाहिए, तो x को आप 12 घंटे के बाद बंद कर दीजिए। तो 12 घंटे में x आपका उसमें 48 लीटर पानी भर देगा, और जो बचेगा 48 लीटर वो आपका y 16 घंटे में भर देगा। बिल्कुल इजी सवाल था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा बस इसमें कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है। तो चलिए, ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करिए और इसको आगे शेयर भी करिए। तो चलिए, आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।